गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाया, विवेक सहाय को कमान, 1 से ज्यादा पदों पर थे। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के 2 दिन बाद सोमवार को पश्चिम बंगाल के डीजीपी समेत 7 राज्यों के गृह सचिवों को हटा दिया है। 6 राज्यों के गृह सचिवों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अफसरों का नाम शामिल है। विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी बनाया गया है। वहीं दोस्तों, आयोग ने बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल और मिजोरम के एक आईएएस अफसर को भी हटाने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन पहले चुनाव आयोग से बीएमसी कमिश्नर को तबादले से छूट देने की अपील की थी, हालांकि ईसीआई ने यह अपील खारिज कर दी। वहीं दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की सोमवार दोपहर में बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। जिन अधिकारियों को हटाया गया है उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालय में दोहरे प्रभार थे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा, बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, पशुपति पारस के हाथ रहेंगे खाली। जी हां दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने एनडीए नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए गठबंधन की सभी सीटों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फार्मूले पर चर्चा हुई और एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया है। जो फार्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 5, मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि हम को 1 तथा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट दी गई है। दोस्तों, गौर करने वाली बात तो यह है कि इसमें पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली है। पारस ने कुछ दिन पहले ही बगावत के संकेत देते हुए कहा था कि उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत, टीएमसी सांसद ने चुनाव आयोग को लिखी। आंध्र प्रदेश में प्रचार के लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। जी हां दोस्तों, टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है। गोखले का आरोप है कि पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के पालनाडु में लोकसभा सीट चिलकपुरी पेट में एक चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री मोदी रविवार 17 मार्च को पालनाडु जिले के बोपुड़ी गांव में एनडीए की चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे। रैली के सामने आए वीडियो में वे वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उतरते नजर आए थे। टीएमसी सांसद साकेत ने आंध्र प्रदेश चुनाव आयोग को दी शिकायत की कॉपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर की है। उन्होंने यह भी कहा था कि चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनावों की तारीखों का ऐलान करते समय यह चेतावनी दी थी कि आचार संहिता के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं दोस्तों, टीएमसी सांसद गोखले ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है, न कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जब चुनाव चल रहे हो तो आचार संहिता लागू हो तो अदालतों को चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने की परमिशन नहीं है। इसलिए पीएम मोदी पर चुनाव आयोग को ही कार्यवाही करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी हुई खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग केस में तुरंत सरेंडर करने का आदेश, 10 महीने से मेडिकल बेल पर हैं। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए तुरंत सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सत्येंद्र और सह आरोपी अंकुश जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की। जैन 26 मई 2023 से मेडिकल बेल पर हैं। दोस्तों, 25 सितंबर को कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को 9 अक्टूबर तक बढ़ाया था। पिछली सुनवाई में कहा गया था कि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी जरूरी काम के चलते कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे। ऐसे में कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को 7 साल की कैद, कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। डूंगरपुर में सरकारी घरों को तोड़ा था। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। 3 अन्य दोषियों को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। सभी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, 16 मार्च को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आजम खान कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। कोर्ट ने पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और ठेकेदार बरकत अली को भी दोषी माना। इसके अलावा जिब्रान खान, फरहान खान और ओमेंद्र चौहान को बरी कर दिया गया है।
दोस्तों आपको बता दें, आजम खान सीतापुर की जेल में फिलहाल बंद है। इन पर आरोप था कि सपा सरकार में आजम के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21 मार्च तक सारी जानकारी हमें दे एसबीआई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नंबर भी बताए, चेयरमैन हलफनामा दे, कोई जानकारी नहीं छिपाई। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई से कहा है कि वह इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक दे। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में उन यूनिक बॉन्ड नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया जिनके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाले राजनीतिक पार्टी का लिंक पता चल सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी दी है। सीजीआई चंचूड़ की बेंच ने कहा कि एसबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता, इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें। सीजीआई ने कहा कि एसबीआई चाहती है कि हम ही उसे बताएं किसका खुलासा करना है, तब वे बताएंगे। यह रवैया सही नहीं है। बॉन्ड के यूनिक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री बोले, इंडी अलायंस की लड़ाई शक्ति के खिलाफ, मेरे लिए हर माँ बेटी शक्ति का रूप, इनकी रक्षा में जान की बाजी लगा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 3 राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 17 मार्च को इंडी अलायंस की रैली का जवाब दिया। मोदी ने कहा कि मुंबई में इंडी अलायंस की रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए तो हर माँ बेटी शक्ति का रूप है, मैं इनको शक्ति के रूप में पूछता हूं और इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम ने कर्नाटक के शिवमोगा में भी कहा कि इंडी अलायंस के लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू समाज जिन्हें शक्ति मानता है उस शक्ति के विनाश का ऐलान कर दिया गया है। अगर शक्ति विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति उपासना का मेरा भी ऐलान है। मोदी ने आगे कहा कि कई राजनीतिक जानकार कहते हैं कि नारी शक्ति मोदी की साइलेंट वोटर है, लेकिन मेरे देश की नारी शक्ति वोटर नहीं बल्कि मां शक्ति स्वरूप है। वहीं दोस्तों पीएम मोदी के इस भाषण पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वह उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया है, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। वह एक ऐसी शक्ति है जिसे आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। उसी शक्ति के लिए मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ करवाते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज न चुका पाने पर आत्महत्या कर लेता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार बने रूस के राष्ट्रपति, बिना किसी विपक्षी नेता के चुनाव में मिले 88% वोट। जी हां दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने करीब 88% वोटों के साथ चुनाव में जीत दर्ज की। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि देश में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में व्लादिमीर पुतिन ने जीत दर्ज की है। उन्होंने रिकॉर्ड वोट परसेंटेज के साथ राष्ट्रपति पद का 5वां कार्यकाल हासिल किया। 71 साल के पुतिन 1999 से एक बार भी चुनाव नहीं हारे हैं। वहीं दोस्तों रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि करीब 100% क्षेत्रों में पड़े मतों की गिनती कर ली गई है और पुतिन को 87.29% वोट मिले हैं। आयोग की प्रमुख एला पैम्फलोवा ने कहा कि पुतिन के लिए करीब 7.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, जो उन्हें हासिल अब तक के सबसे ज्यादा वोट है।